नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। प्रकाश क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रस्तावना के बारे में पढ़ा था। आज हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज की हमारी क्लास होगी संविधान की सभी अनुसूचियों पे। ये जो संविधान की अनुसूचियाँ हैं, इनकी कुल संख्या 12 है। संविधान में कुल सूचियाँ जो हैं वो हमारी 12 हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बना था उस समय हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ नहीं थी। उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूचियाँ थीं। तो यानी कि हमारे मौलिक संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। लेकिन बाद में संशोधन होते होते कुल 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई और वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 12। ठीक है, तो मौलिक संविधान में हमारी 8 अनुसूचियाँ थीं, बाद में 4 अनुसूचियाँ और जोड़ी गई और वर्तमान में इनकी संख्या हो गई है 12। तो आज हम बहुत ही आसान तरीके से इन 12 की 12 अनुसूचियों को जो समझने का प्रयास करेंगे। अनुसूचियों पे सभी एग्जाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं और जहाँ जहाँ से आपसे क्वेश्चंस बनते हैं और जो जो अनुसूचियाँ इंपॉर्टेंट हैं वो हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। एकदम आसान तरीके से हम सभी अनुसूचियों को अभी याद करने का प्रयास करते हैं। तो इनको याद करने का हम एक तरीका ये अपनाएंगे कि जो 8 अनुसूचियां हमारी मूल संविधान में थी इनको हम एक तरह से याद करेंगे, बाकी की जो 4 अनुसूचियां हैं उनको हम अलग से याद करेंगे। तो पहले हम 8 अनुसूचियों पे अपनी आते हैं। देखिए, जो हमारी पहली अनुसूची है, इस पहली अनुसूची में क्या है? इस पहली अनुसूची में एक लिस्ट दी हुई है। क्योंकि हमारा भारत है तो वो कई राज्यों से मिलके बना हुआ है, तो उन सभी राज्यों के नाम और संघ राज्य क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं पहली अनुसूची में। तो इसमें है संघ राज्य क्षेत्र और हमारे सभी राज्य, इन सब की लिस्ट जो है दी गई है हमारी पहली अनुसूची में। तो इस समय हमारे वर्तमान में कुल राज्यों की संख्या है 28 और इसमें 8 हमारे संघ राज्य क्षेत्र हैं। कुल मिला के जो 36 की सूची है ये दी गई है हमारी पहली अनुसूची में। तो पहली अनुसूची में क्या है? संघ राज्य क्षेत्र और सभी राज्यों का नाम। दूसरी अनुसूची जो हमारी है इसमें दिए गए हैं जो हमारे संघ और राज्यों के प्रमुख पदाधिकारी होते हैं। जो प्रमुख पदाधिकारी होते हैं इन सबके वेतन भत्ते और पेंशन। जो हमारी दूसरी अनुसूची है, इस दूसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? जो प्रमुख पदाधिकारी हैं इनके वेतन भत्ते और पेंशन के बारे में जिक्र किया गया है। ये प्रमुख पदाधिकारी कौन कौन से होते हैं? जैसे हमारे राष्ट्रपति हैं, हमारे उपराष्ट्रपति हैं, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के हमारे न्यायाधीश होते हैं। इन सब के वेतन भत्ते और पेंशन का प्रावधान किया गया है दूसरी अनुसूची में। और इसके बाद जो हमारी तीसरी अनुसूची आती है, इस तीसरी अनुसूची में क्या दिया गया है? देखिए, यहाँ पे वेतन भत्ते दिए गए हैं और इन्हीं प्रमुख पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप। जो पदाधिकारी होते हैं हमारे, ये सब पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ लेते हैं। उस शपथ का प्रारूप किस प्रोफार्मा में उनको शपथ लेनी है, वो शपथ का प्रारूप दिया गया है तीसरी अनुसूची में। इन दोनों अनुसूची में हमेशा कन्फ्यूजन आ जाती है कई बार कि शपथ कौन सी में है और वेतन भत्ते कौन सी में है। तो इसके लिए हम छोटी सी एक ट्रिक अपनी ये बना सकते हैं कि जब हम कोई जॉब सर्च करने जाते हैं तो सबसे पहले हम उससे पूछते हैं कि आप हमें वेतन कितना देंगे, सैलरी कितना देंगे। तो पहले हम सैलरी की बात करेंगे, उसके बाद हम शपथ लेंगे पद को धारण करने के लिए। तो पहले हमारी जो वेतन भत्ते और पेंशन इनकी बारे में दिया गया है दूसरी अनुसूची में और शपथ का प्रारूप दिया गया है तीसरी अनुसूची में। तो इस तरह से हम दूसरी और तीसरी अनुसूची को आसानी से याद कर सकते हैं कि पहले हम क्या करेंगे? वेतन भत्ते की बात करेंगे, उसके बाद हम शपथ ग्रहण करेंगे। ये हमारी हो गई 3 सूचियाँ, 3 अनुसूचियाँ। फिर आती है हमारी चौथी अनुसूची। इस चौथी अनुसूची की अगर हम बात करें तो हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें 2 सदन होते हैं। एक होता है हमारा लोकसभा और दूसरी होती है हमारी
राज्यसभा। तो जो राज्यसभा के में किस राज्य का कितना प्रतिनिधित्व रहेगा, मतलब किस राज्य के लिए कितनी सीटें आवंटित की जाएंगी इस राज्यसभा के लिए, तो ये प्रावधान दिए गए हैं चौथी अनुसूची में। मतलब चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन, राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में है, चौथी अनुसूची में। ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट अनुसूची आ जाती है, कई बार क्वेश्चंस बनते हैं कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन कौन सी अनुसूची में किया गया है, तो वो आपकी आ जाती है चौथी अनुसूची। जो पांचवी और छठी अनुसूची है ये दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, दोनों आसानी से याद हो जाएंगी, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए। देखिए पांचवी अनुसूची में क्या है, जो हमारी पांचवी अनुसूची है इसमें एससी और एसटी इनके प्रशासन के संबंध में, जो पांचवी अनुसूची है, पांचवी अनुसूची में हमारे एससी और एसटी इनके प्रशासन के संबंध में कुछ प्रावधान किए गए हैं कि इन क्षेत्रों का और इन जनजातियों का प्रशासन किस तरह से चलाया जाएगा, ये दिया गया है हमारा पांचवी अनुसूची में। कुछ ऐसा ही प्रावधान हमारा छठी अनुसूची में है। जो छठी अनुसूची है इसमें क्या किया गया है, इसमें स्पेशल 4 राज्य दिए गए हैं। वो 4 राज्य हैं असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कौन कौन से 4 राज्य हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इनको याद करने के लिए 4 अक्षर याद कर लीजिए, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 4 राज्यों के जो ट्राइबल एरिया होते हैं, जहां जनजातियां रहती हैं, उन ट्राइबल एरिया के प्रशासन से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं छठी अनुसूची में। तो ध्यान रखिएगा, पांचवी और छठी अनुसूची एकदम कॉमन है, सेम है, बस इसमें यह दिया गया है शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के प्रशासन के संबंध में प्रावधान। और जो हमारी छठी अनुसूची आती है इसमें स्पेशल 4 राज्य दे दिए गए हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। चारों नाम आपको याद रखने हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। याद करने के लिए AMTM। इन 4 राज्यों के जो ट्राइबल एरियाज होते हैं इनके प्रशासन के संबंध में प्रावधान किया गया है छठी अनुसूची में। फिर आती है हमारी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में क्या है, 7वीं में निकल के आता सा और इससे निकल के बन जाएगा हमारा सूची, सा से सूची, याद हो जाएगा। 7 में सा से सूची। तो ये सूची है, ये सूची क्या, 3 तरह की हमारी सूचियां होती हैं। एक होती है संघ सूची, एक होती है राज्य सूची और तीसरी होती है हमारी समवर्ती सूची। ये 3 सूचियां दी गई हैं हमारी 7वीं अनुसूची में। इसमें जो संघ सूची होती है, इस संघ सूची पर कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। किसके पास, संसद के पास। जितने भी संघ सूची में जो विषय दिए गए हैं इन सभी विषयों पे कानून बनाने की शक्ति संसद के पास होती है। दूसरी हमारी सूची आ जाती है राज्य सूची। इस राज्य सूची में एक जो लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट पे कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, राज्य विधानमंडल के पास। जैसे कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, जो हमारा उत्तर प्रदेश में लखनऊ में जो हमारा विधानमंडल बैठता है वो किस पे कानून बनाता है, राज्य सूची पे। दिल्ली में जो संसद बैठती है, संसद संघ सूची पे कानून बनाती है। तीसरी हमारी सूची आती है समवर्ती सूची। इस समवर्ती सूची में जो विषय दिए गए हैं इन विषयों पर कानून बनाने की शक्ति संसद और राज्य विधानमंडल दोनों के पास होती है। यानी कि समवर्ती सूची में कानून दोनों बना सकते हैं, चाहे संसद बनाए चाहे राज्य विधानमंडल बनाए। लेकिन जब प्रेफरेंस की बात आती है तब प्रेफरेंस संसद को दी जाती है, संसद के कानून को दी जाती है। ये 3 सूचियां हमारी दी गई हैं 7वीं अनुसूची में। याद करने के लिए सा से 7 और सा से सूची। जो हमारी 8वीं अनुसूची आती है, इस 8वीं अनुसूची में हमारी
भाषाएं दी गई हैं 22 भाषाएं। ये दोनों ही सूचियां आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। 8वीं अनुसूची में हमारी 22 भाषाएं दी गई हैं, लेकिन जो हमारा मूल संविधान था उस मूल संविधान में ये भाषाओं की संख्या 22 नहीं थी। तो कितनी थी? जो हमारा मूल संविधान था उसमें थी 14 भाषाएं। ठीक है, मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। बाद में संविधान संशोधन के माध्यम से इसमें 8 भाषाएं और जोड़ी गई, कुल मिला के हो गई हमारी 22 भाषाएं। तो ये थी हमारी संविधान की 8 अनुसूचियां जो हमारे मूल संविधान में थी। अब इस 8 अनुसूचियों के बाद 4 अनुसूचियां हम और देखेंगे। वो 4 अनुसूचियां अलग अलग संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई हैं। हाँ, तो दोस्तों हम आगे आते हैं। हमारी जो 4 अनुसूचियां बची हैं जो बाद में जोड़ी गई, देखिए ये कौन कौन सी थी। एक थी हमारी 9वीं अनुसूची, एक थी हमारी 10वीं अनुसूची, एक थी 11वीं अनुसूची और एक थी 12वीं अनुसूची। ये जो 4 अनुसूचियां हमें मिलती हैं, ये 4 अनुसूचियां मूल संविधान में नहीं थी, ये बाद में जोड़ी गई। तो कौन सी अनुसूची कब जोड़ी गई ये हम देखेंगे और उसमें क्या है ये हम देखेंगे। तो ये 4 की चारों अनुसूचियां आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। देखिए 9वीं अनुसूची में क्या है, जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उस समय सबसे बड़ी समस्या ये आ रही थी कि विकास प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाया जाए। अब जैसे ही सरकार कोई योजना लेके आ रही है, उसमें जैसे मान लिया चाहे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है तो लोगों की संपत्ति को लेना है, लेकिन संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार है, तो समस्या आ रही है। तो इस वजह से सरकार को एक काम करना है, भूमि सुधार करने हैं। तो सरकार ने क्या काम कर दिया, एक अनुसूची बना दी 9वीं अनुसूची, और इसके लिए एक संविधान संशोधन किया। वो था पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951। 1951 में पहला संविधान संशोधन अधिनियम किया गया और इस पहले संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची शामिल की गई और इसमें भूमि सुधार से संबंधित एक लिस्ट शामिल कर दी गई और कहा गया कि जो 9वीं अनुसूची में जो लिस्ट है, इस लिस्ट से संबंधित जितने भी कानून बनाए जाएंगे उन कानूनों की न्यायिक पुनर्विलोकन या न्यायिक व्याख्या नहीं की जा सकती। जैसे मान लिया अगर इस लिस्ट में जो विषय दिए हुए हैं इन पे अगर कोई भी कानून बनाती है संसद या राज्य, तो उस विषय को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते या हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते कि ये कानून गलत बना है। तो ये बन गई पहली अनुसूची, पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची। लेकिन सरकारों ने इसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया, तो फिर ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक केस आया था बामन राव, ये 1981 का केस है, बामन राव का केस। इस बामन राव के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक व्याख्या कर दी कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का अब न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। तो ये किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया? बामन राव वाले केस में, कि 9वीं अनुसूची में शामिल विषयों का न्यायिक पुनर्विलोकन किया जा सकता है। अगली आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट सूची आ जाती है, अनुसूची आ जाती है 10वीं अनुसूची। इस 10वीं अनुसूची में क्या है? दल बदल विरोधी कानून। जितने भी हमारे सांसद होते हैं या फिर विधायक होते हैं, इनके लिए एक रेस्ट्रिक्शंस होती है कि आप जिस पार्टी से चुन के गए हैं उस पार्टी को छोड़ के आप दूसरी पार्टी में नहीं जा सकते। इससे होता यह है सरकारों की स्थिरता बनी रहती है, क्योंकि जब अगर वो विधायक अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाएगा तो जो सरकार सत्ता में है वो अल्पमत में आ जाएगी और सरकार गिर जाएगी। तो इस वजह से सरकारों को स्थायित्व प्रदान करने के लिए और जो हमारी अवसरवादिता होती है उस पर रोक लगाने के लिए 10वीं अनुसूची लाई गई और इसमें दल बदल विरोधी कानून शामिल किया गया। और ये कब लाई गई? ये लाई गई 52वें संविधान संशोधन अधिनियम
85 के द्वारा। तो 10वीं अनुसूची कब लाई गई? 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। इसमें क्या है? दल बदल विरोधी कानून। अनुसूचियों पे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उनमें एकदम कॉमन क्वेश्चन है, 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है और 52 संविधान संशोधन के द्वारा इसको लाया गया। अगली आती है हमारी 11वीं अनुसूची। जो 11वीं अनुसूची है इसमें क्या है? इसमें दी गई हैं हमारी पंचायतें, जो हमारी स्थानीय स्वशासन की जो पंचायतें होती हैं इनका प्रावधान किया गया है 11वीं अनुसूची में। और ये लाया गया था 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। कहीं कहीं पे ये 92 की जगह 93 भी मिलेगा, वो भी ठीक है। दरअसल में 1992 में ये कानून आया था और 1993 में ये कानून लागू हुआ था। आपको ध्यान रखना है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा 11वीं अनुसूची शामिल की गई और इसमें पंचायतों का प्रावधान किया गया और इसमें कुल मिला के 29 विषय शामिल किए गए। यानी कि जो पंचायतें होती हैं इन पंचायतों को काम करने के लिए 29 कार्यक्षेत्र सौंप दिए गए कि इन क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं। जो हमारी आखिरी अनुसूची आती है यह है हमारी 12वीं अनुसूची। इस 12वीं अनुसूची में क्या है? इसमें दी गई हैं हमारी नगर पालिकाएं। स्थानीय स्वशासन में कुछ ग्राम स्तर की संस्थाएं आती हैं, कुछ हमारी नगर स्तर की संस्थाएं आती हैं। तो जो नगर स्तर की संस्थाएं आती हैं उसमें आती हैं हमारी नगर पालिकाएं। ये जो नगर पालिकाओं वाली अनुसूची है ये है 12वीं अनुसूची और ये कब जोड़ी गई? ये जोड़ी गई 74वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। ये जो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जो शामिल की गई ये भी 1992 में ये आया था और इसको लागू किया गया था 1993 में। और इसमें कुल मिला के 18 विषय शामिल किए गए। जो नगर पालिकाएं हैं इनको कार्य करने के लिए 18 क्षेत्र दिए गए कि इन क्षेत्रों में आप कार्य कर सकते हैं। तो ये थी हमारी संविधान की 12 की 12 अनुसूचियां। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो तुरंत लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करिए।